नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। देश में क्या चल रहा है ये अगर समझना है तो दो तीन विजुअल काफी हैं। पहला विजुअल जो है वो संसद के बाहर से है, जहां पर नारा लग रहा है 56 इंच का छोटा बंदर कब आएगा संसद के अंदर। ये विपक्ष नारा लगा रहा है। 56 इंच का छोटा बंदर। कल अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, उसके बाद राहुल गांधी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने सीधे कहा कि हमें आपका भाषण नहीं सुनना है, अपने सवालों का जवाब सुनना है। वैसे अब तक हमने यही देखा है कि चाहे अमित शाह जी हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, भाषण और प्रवचन तो देते हैं लेकिन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं। तो विपक्ष आज पूरे तेवर में है और बाहर खड़ा है संसद के बंदर हाथ में लेकर। यह नारा आपको पता है जंतर मंतर से बहुत हिट हुआ था। कल एक वीडियो आया था जिसमें छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी ये नारा लगाते हुए दिखे थे। तो अब राजनीति नारों पर यहां तक पहुंची है। ये एक विजुअल है। दूसरा विजुअल आपको दिखाता हूं। जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है आरके सिंह, राजकुमार सिंह। आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। जब ये गृह मंत्रालय में गृह सचिव हुआ करते थे, होम सेक्रेटरी भारत के हुआ करते थे, तो इन्होंने पहली बार भगवा आतंक शब्द का प्रयोग किया था। इनका मानना था, इनका कहना था कि आरएसएस जो है और जो इस तरह के दक्षिणपंथी हिंदू संगठन हैं वो भगवा आतंक फैला रहे हैं देश के अंदर। आप जानते हैं कई सारे बम कांड वगैरह में गिरफ्तारी वगैरह हुई थी, वो सब आपको अच्छी तरह से पता है। प्रज्ञा ठाकुर वगैरह का मामला आपको अच्छी तरह से पता है। उसकी जांच हो रही थी जिसमें इन्होंने कहा था कि भगवा आतंक देश के अंदर फैल रहा है। अब भगवा आतंक पे कांग्रेस की बहुत ट्रोलिंग की गई, जबकि किसी नेता ने नहीं, इन्होंने कहा था। और ये साहब उसके बाद चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिहार से एमपी हो गए, एमपी होने के बाद मंत्री हो गए, मंत्री होने के बाद बीजेपी से नहीं पटी, अब ये बीजेपी से अलग हो गए हैं। लेकिन जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पेट्रोलिंग पॉइंट जिसका नाम ये बता रहे हैं शेरा 5, वो भारत ने छोड़ दिया है। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां तक भारत की सेना पेट्रोल करती थी उसको छोड़ दिया है, अब वहां भारत की सेना नहीं है। इस वीडियो में इन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये है कि क्या शेरा 5 चाइना को पूरी तरह से दे दिया गया है, क्योंकि जहां आप पेट्रोलिंग करना छोड़ देते हैं, अब देखिए वो ऐसा तो है नहीं कि कोई सीधी लाइन की बाउंड्री है, पीक्स होती हैं, पहाड़ होते हैं। एक पहाड़ आपके पास है, एक पहाड़ उनके पास है। मैं कश्मीर गया था तो वहां लोगों ने मुझे दिखाया कि देखिए जो ऊपर आपको ये वाला पहाड़ दिख रहा है वो पाकिस्तान में है और जो ये वाला pहाड़ दिख रहा है वो इंडिया के अंदर है। इस तरह के पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो इस तरह के टॉप पीक्स होती हैं, वहां पर आर्मीज होती हैं। अब अगर आपने अपना पीक पॉइंट छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि चाइना उस पर आराम से आकर कब्जा कर सकता है। आप जानते हैं कि अरुणाचल से एक और लड़के का वीडियो आया था जिसमें उसने कहा था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और उसने कहा था बाय बाय, अब हम चीन में मिलेंगे। यानी अरुणाचल को चीन कब्जा करता चला जा रहा है। अब बाद में उसका वीडियो हटवा दिया गया। वो भी है कि इस तरह के वीडियो आते हैं तो खटाखट हटवा दिया जाता है, तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन वो वीडियो ट्विटर वगैरह पर बड़े आराम से अवेलेबल है। खैर, कहानी कुल मिला जुला के ये है कि ऐसा लगता है, आरके सिंह के बयान से ऐसा लगता है कि अरुणाचल के ताकसिंग में जो शेरा 5 पॉइंट है वहां पर चाइना पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और नरेंद्र मोदी के राज में चीन का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लोग 1962 पंडित नेहरू फला ढिमका करते हैं, लेकिन इनके टाइम में कई कई बार ये आरोप लगे हैं कि चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये लोग डायलॉग मार देते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा टाइप का, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। अभी यह खबर आई है कि अरुणाचल प्रदेश के एक दूर दराज के इलाके में इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच में फिर से आमना सामना हुआ है। अगले महीने ब्रिक्स की बैठक है जिसमें शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। यह सब कुछ चल रहा है और अरुणाचल के ऊपर लगातार चाइना अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपकी हालत क्या है? आपकी हालत यह है कि चाइना से आपका व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार में क्या है, आपका सामान चाइना में नहीं जा रहा है, चाइना का सामान लगातार आपके पास आ रहा है। और हालत क्या है, अगल बगल आजू बाजू के जितने पड़ोसी हैं सब चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चाहे वो नेपाल हो, वो चाइना के ज्यादा करीब है,
चाहे वो बांग्लादेश हो, वो चाइना के बेहद करीब चला गया है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। श्रीलंका लगातार चाइना के करीब जा रहा है, मालदीव लगातार चाइना के करीब जा रहा है, और आप लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। चाइना को साफ यह संदेश मिल रहा है कि आप जंग में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस तरह की वो हरकतें कर रहा है। अब इस पर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो वही मिलेगा कि नेहरू जी के टाइम में चाइना ने कब्जा कर लिया था। अरे भाई, नेहरू जी से अब तक 60 साल से ज्यादा हो गए, आप 11 साल से सत्ता में हैं, अपने सवालों का जवाब क्या देंगे? आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं समझने के लिए 12 साल में क्या किया है उन्होंने, वो मैं आपको एक और विजुअल से बताता हूं। 12 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है। अब जब मैं ये बोलूंगा तो कई सारे लोग आकर ज्ञान देने लगेंगे कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि लोन माफ कर दिया है। भाई, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, मैं जानता हूं राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब यह हुआ कि हमारी इकॉनमी, मान लीजिए है, मुझे 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, किसी दोस्त ने मुझसे 2,000 रुपए ले लिया लोन। अब 2 महीने मैंने इंतजार किया, 3 महीने इंतजार किया, 6 महीने इंतजार किया, साल भर हो गया, तो अपना जो दिमाग में हिसाब किताब है उसमें से उस 2,000 को हटा दिया है। ऐसा नहीं कि वो लोन वापस देगा तो मैं रख नहीं लूंगा, लेकिन मेरे मन में ये उम्मीद खत्म हो गई कि वो लोन वापस करेगा। यही काम बैंक करता है, अपने अकाउंट को क्लीन करने के लिए ऐसे लोन्स को राइट ऑफ कर देता है जिनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है, जिनको बैड लोन कहा जाता है, जिनके बारे में बहुत साफ होता है कि ये अब वापस नहीं मिलेंगे, और इनकी वसूली के लिए कोई खास कोशिश भी नहीं की जाती है। ये होता है राइट ऑफ। लोन माफ करना नहीं होता है, लेकिन एक तरह से उस लोन को भूल जाना होता है। आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल तो आपने इंतजार किया कि वो 5,000 रुपए वापस आएंगे तो फला काम करूंगा। फिर आपके समझ में आ गया कि भैया दोस्ती गई, 5,000 रुपए में दोस्ती बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। 50 का चूना लगता तो ज्यादा चूना लगता, और आप उस 5,000 रुपए को भूल जाते हैं। आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं कि भाई अब कभी वापस मत करना, अपने पास पैसे रखे रहना, समझ गया तुम किस तरह के आदमी हो। यही काम बैंक करता है, राइट ऑफ कर देता है, यानी लोन वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। तो 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डूब चुका है भारत सरकार का। और यह कर्ज किसको दिया गया था? ये बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको दिया गया था, और सर्विस सेक्टर में दिया गया था। 10 अगस्त को बैंक के अंदर यह जानकारी बताई गई। आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि 2024-25 में 63,19,000 करोड़, 2025-26 में 69,00,000 69.22 लाख करोड़, और सबसे ज्यादा राइट ऑफ हुआ था 18-19 में, जब 1.48 लाख करोड़ रुपए जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए थे। तो सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है कि पूंजीपतियों को उठा उठाकर पैसा दे रही है। अब ये तो छोड़ ही दीजिए कि कहां अदानी जी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, कहां अंबानी जी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, ये सब तो छोड़ ही दीजिए। सरकार दोनों हाथ से लूट में लगी हुई है, और अगर नहीं समझ में आ रही है लूट, तो वही एग्जाम्पल सबसे पहले आप देख लीजिए। नोएडा का एयरपोर्ट देख लीजिए, जो बनता है और स्विमिंग पूल में बदल जाता है। दिल्ली कानपुर एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जहां 4 जगह दब जाती है सड़क, गड्ढा ही गड्ढा है, सड़क कम है। जेनजी की वीडियोस लगातार आ रही हैं जिसमें बच्चे ऐसी सड़कें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। सीएजी की रिपोर्ट पहले आती थी तो पूरा देश हिल जाता था, अब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो गोदी मीडिया अपने मुंह पर टेप लगा लेता है, भैंसों वाली जाबी लगा लेता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। और समझ में यह आता है कि बिहार के अंदर 15,000 रुपए में खरीदे गए हैं क्या डस्टबिन, जो 1,700-800 रुपए में आपको बाजार में मिल जाते हैं, 15,000 रुपए में डस्टबिन खरीदे गए हैं। इतना करप्शन है नीचे से ऊपर तक कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि महाराष्ट्र में किसी विधायक को करोड़ों रुपए का कर्ज दिया गया नियमों को किनारे करके। तो बस चल रहा है खेल देश के अंदर लूट का, दोनों हाथ से लूट का। हिंदू मुसलमान करते रहो ताकि लोग खामोश रहें, लोग ये सवाल ना पूछे कि भैया अरुणाचल में जमीन कब्जा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है, और इसका नतीजा क्या है वो भी देख लीजिए। रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में महंगाई अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। अगर जुलाई की बात करें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.45 पे पहुंच गया है, जो जून में 4.43 था। खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो महंगाई लगातार बढ़कर आपका जीना और मुश्किल करती रहेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है बोफा सिक्योरिटीज, जो बैंक ऑफ अमेरिका की है, उसका कहना यह है कि भले ही अभी ऐसा लग रहा हो कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन अगर हालत यही चलती रही और जिस तरह का मानसून है तो खाने पीने के चीजों की मुश्किल पैदा हो सकती है भारत के अंदर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आप मंदिर मस्जिद करते रहिए, आप मस्जिदों के सामने जाकर शानदार तरीके से गंदे गाने गाते रहिए, डीजे चलाते रहिए, कांवड़ ढोते रहिए, सरकार इसी में खुश है। सरकार खुश है कि आप उल्लू बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग और उल्लू बनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जेन ज़ी आया था सड़क पे, वो तो सबने देखा, लेकिन जिसको जेन अल्फा कहते हैं, यानी कि जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। विदिशा से खबर आई कि बसों में किराया बढ़ा दिया गया था, बच्चे सड़क पर आ गए और विधायक जी से कहने लगे कि किराया घटवाओ ताकि हम पढ़ सकें। एक जगह बच्चे डीएम के पास पहुंच गए कि आपके बच्चे तो शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल को जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, वो सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं? कहीं बच्चे किसी मामले पे खड़े हैं, कहीं बच्चे किसी मामले पे खड़े हैं, और ये आपसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, ये पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं, ये अच्छी सड़कें मांग रहे हैं जिससे वो अपने स्कूल जा सकें, ये स्कूलों के अंदर बेहतर व्यवस्था मांग रहे हैं जिससे वो पढ़ सकें, और ये आपसे कह रहे हैं कि अब ये जनरेशन आपके गोल गोल भटकाने में, हिंदू मुसलमान में नहीं आने वाली है। ये सवाल उठा रही है। इनमें से ज्यादातर के माँ बाप भक्त होंगे, वो भी सर पकड़ लेंगे कि देखो बच्चे सवाल उठा रहे हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सारे भक्त टूटेंगे भी। और यही वजह है कि विपक्ष पूरे जोश में है। संसद के बाहर जिस तरह के नारे लग रहे हैं, बहुत ईमानदारी से बात करूं तो मुझे कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। संसद इसलिए नहीं बनी थी कि संसद के बाहर पक्ष और विपक्ष इस तरह के नारे लगाए। संसद इसलिए नहीं बनी थी कि पूरे सत्र में एक भी ढंग की बहस ना हो पाए। संसद बनी थी कि वहां पर आपस में बात करके, बहस करके, तर्क वितर्क करके अच्छे कानून बने। लेकिन तमाशा बन गया है। लेकिन यहां एक चीज नोट कीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है। 150 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था और सरकार मजे से हाउस चला रही थी। इस बार हिम्मत नहीं पड़ी, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है। कंगना रनावत बयान देने आ रही हैं, तो उस बयान के नीचे जो कमेंट्स हैं उनको आप पढ़ लेंगे तो आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे। इतने गंदे कमेंट्स हैं, 2-4 पढ़ने के बाद मैंने हटा दिया। यानी जनता अब आपसे सवाल पूछ रही है। वैसे भी कंगना जी कह रही हैं कि अगर यही सब कुछ रहा तो अगली बार राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं रहेंगे। अच्छी बात है, अगली बार आपके प्रधानमंत्री महोदय नेता विपक्ष बन जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। खैर, मुझे याद आता है कि प्रज्ञा करके एक थी, साध्वी प्रज्ञा कहा जाता था, प्रज्ञा ठाकुर, वो भी ऐसे ही बयान देती थी, कहां गायब हो गई पता नहीं चला। ऐसे ही एक दिन कंगना रनावत भी कहां गायब हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी संसद के अंदर माफी मांगो चिल्लाती थी, अब कहीं यहां वहां भाषण देते दिखती हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है कहां चली गई, कुछ पता नहीं चलता। वही हाल कंगना रनावत का भी होना है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मजाक का पात्र है। अगर उनके समझ में आए तो वो मजाक का पात्र बनी हुई है। और जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि सरकार क्या कर रही है, और यही वजह है कि सरकार गोदी मीडिया के माध्यम से जितना भी माहौल बनाने की कोशिश करे, माहौल बन नहीं रहा है। सरकार के समर्थन में कोई माहौल बन नहीं रहा है। झारखंड में मार पिटाई हो गई, एक दिन हल्ला किए, लेकिन जंतर मंतर का सवाल खत्म नहीं हो गया, क्योंकि वो आम लोगों के बच्चे थे। कांग्रेस के युवा जाते हैं तो आप पीट देते हो, सपा के युवा जाते हैं तो पीट देते हो, लेकिन ये आम लोगों के बच्चे थे, आपके वोटर्स के बच्चे थे, इनको पीटा है, इनके ऊपर पैलेट गन चली है, तो सवाल तो उठेंगे। और साथ में जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की गरीबी बढ़ रही है, जिस तरह से अमीरों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, जाहिर है लोग सवाल पूछेंगे कि एक किसान 1 लाख रुपए का कर्जा लेता है और नहीं चुका पाता है तो आत्महत्या करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास का आदमी 50,000, 70,000, 80,000 रुपए की बाइक खरीदने के लिए लोन लेता है, और अगर 2 किस्तें नहीं चुका पाता है तो बैंक राइट ऑफ नहीं करता, उसका जीना हराम कर देता है, उसके घर पे गुंडे भेज देता है। और यहां 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों पर लुटा दिए गए, और आप कह रहे हैं माफ नहीं किया है, राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ करने का मतलब मैंने आपको बताया, ये माफ करने से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि माफ करने वाले में तो ये लोग करते ही हैं कि 5,000 करोड़ का लोन लिया और 2,000 करोड़ में निपटा दिया। बैंक कहता है कि बैठ के बातचीत हो गई, निपट गया। कभी आपने ये देखा है कि किसी गरीब ने घर बनाने के लिए 10-15 लाख का लोन लिया हो और बैंक कहे कि 7-8 लाख रुपए में ही निपटा देते हैं, बाकी लोन माफ? ये तो करता ही है। रईसों के लिए ये खेल तो बैंक करता ही है।
लेकिन यहां तो राइट ऑफ हो गया, यानी उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और किसी को जेल नहीं भेजा गया। भाई लोन वापस नहीं कर रहे हैं तो जैसे आम लोगों को जेल भेजा जाता है, इनको भी जेल भेजो। नहीं, कोई केस नहीं, कोई जेल भेजना नहीं, कोई इनके घर पे गुंडे नहीं। तो ये असल में एक तरीका है लोन माफ कर देने का। तो एक तरफ लोन माफ हो रहा है, दूसरी तरफ जमीन माफ हो रही है चाइना को, भाई करते जाओ कब्जा, कोई बात नहीं। और तीसरी तरफ संसद के नाम पर तमाशा चल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबदबा खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है, 2013 के पहले आप देखिए, मोदी मोदी मोदी, हर तरफ मोदी की बात थी। तारीफ करने वाले मोदी की तारीफ कर रहे थे, बुराई करने वाले नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे थे। यानी सारी चर्चा के केंद्र में नरेंद्र मोदी थे। और आज अगर आप देखेंगे तो सारी चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं। जब गोदी मीडिया दिन भर राहुल गांधी करता है तो वो नहीं जानता है कि वो निगेटिव सही राहुल गांधी का प्रचार कर रहा होता है। जब वो दिन भर राहुल गांधी के विजुअल्स दिखाता है तो वो राहुल गांधी को देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा होता है। अब गई पप्पू वाली बात, एक मंत्री जी हैं, बिजली मंत्री, यूपी में बिजली की हालत खराब है और भाषण देने आ रहे हैं राहुल गांधी पर। वो कह रहे हैं कि अगर राहुल जी विश्वविद्यालय शब्द सही से हिंदी में लिख दें, भैया लिख देंगे, लेकिन पहले तुम बोलना तो सीख लो, विश्वविद्यालय बोलना सीखो, शब्द बोलना सीखो। और नरेंद्र मोदी जी अगर 10 मिनट बिना टीपी देखे जरा भाषण देकर दिखा दें, मतलब शार्ट रिलीज करते हैं, उसके लिए भी उनको टीपी देखनी पड़ती है। जरा नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि ढंग से एक पेज अंग्रेजी में लिख के दिखा दें कैमरे पर सीधे। ये कोई बात होती है? तुम राहुल गांधी को पप्पू कहोगे? हो कौन तुम? राहुल गांधी के सामने क्या हो? लेकिन कहोगे। और इस तरह की जितनी बातें होती हैं, पहले उसका असर होता था, अब उसका उल्टा असर होता है। राहुल गांधी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की एक आवाज बन चुके हैं, देश की जनता की एक आवाज बन चुके हैं, युवाओं की एक आवाज बन चुके हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है कि जितना उनके पीछे पड़ेगी, उनको उतना ज्यादा हीरो बनाती जाएगी। जो आदमी खुल के कह रहा है कि गुब्बारा फूट चुका है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है। जहां डर के लोगों ने पार्टी बदल दी, जहां डर के लोगों ने जबान सिल ली, एक आदमी लगातार ट्रोलिंग के बावजूद पिछले 11 साल से 12 साल से लगातार आपके खिलाफ लड़ रहा है और अब वहां पहुंच चुका है कि उसको जो पप्पू कहता है वो खुद बेवकूफ साबित होता है। वैसे भी पप्पू, बाबू, गुड्डू, ये सब तो हमारे घर के बच्चों का नाम है। उसको मूर्ख के लिए इस्तेमाल करना दरअसल हमारे घरों और हमारे बच्चों का अपमान था। लेकिन सच यह है कि उस आदमी ने अपनी मेहनत से और उस आदमी ने अपनी जिद से आपको 56 इंच का छोटा बंदर बना दिया है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।